मेरे पिता अपने पुराने दोस्त की अनाथ बेटी को दया करके कंपनी में इंटर्न की नौकरी देते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पहले ही दिन वह यह कहेगी, मैं यहाँ काम कर सकती हूँ, लेकिन मिस्टर स्टर्लिंग, इसे मुझे पटाने का मौका मत समझिए और मुझसे प्यार करने की गलती भी मत कीजिए। कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे कई एग्जीक्यूटिव्स इतने शॉक्ड हो जाते हैं कि एक दूसरे को चुपचाप देखने लगते हैं। माहौल बेहद ऑकवर्ड हो जाता है। केवल मैं शांत बैठा रहता हूँ और वनेसा कार्टर के ठंडे, खूबसूरत चेहरे को देखता हूँ। मेरे अंदर कोई भाव नहीं उठता, क्योंकि मैं जानता हूँ वनेसा भी मेरी तरह रीबॉर्न हुई है। पिछली जिंदगी में मेरे पिता अपने पुराने दोस्त की अनाथ बेटी वनेसा को कंपनी में लाए थे और मैं पहली नजर में ही इस ठंडी, प्रतिभाशाली महिला पर फिदा हो गया था। स्टर्लिंग ग्रुप के एयर होने के नाते मैंने अपने सारे कनेक्शंस और रिसोर्सेज उस पर लुटा दिए। मैंने उसे बिजनेस सिखाया, उसके रास्ते की हर रुकावट हटाई और एक कंप्लीट रूकी से उठाकर स्टर्लिंग ग्रुप की सबसे कम उम्र की वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। और वीपी की कुर्सी पर बैठते ही उसने सबसे पहला काम क्या किया? अपने फर्स्ट लव ट्रिस्टन हेल के साथ हाथ मिला लिया। वह हेल ग्रुप का गोल्डन एयर था, हमारा सबसे बड़ा राइवल। दोनों ने मिलकर स्टर्लिंग शेयर्स को खाली कर दिया और 3 पीढ़ियों से बने हमारे फैमिली एम्पायर को निगल लिया। मुझे आज भी वह बारिश वाली रात याद है। उसी कॉन्फ्रेंस रूम में मेरे माता पिता के सामने वह शार्प सूट पहनकर खड़ी थी और उसने घोषणा की थी कि स्टर्लिंग बैंकरप्ट हो चुका है और अब ओनरशिप बदल रही है। जाते जाते उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। बिजनेस वॉर में प्यार नहीं होता, सिर्फ प्रॉफिट होता है। गुड बाय एड्रियन। अब उसे फिर उसी घमंडी और खुद को सबसे ऊंचा समझने वाले चेहरे के साथ देखकर मुझे सिर्फ घिन महसूस होती है। मेरे होंठों से एक ठंडी हंसी निकलती है। डैड, लगता है मिस कार्टर हमारी कंपनी के ऑफर से ज्यादा खुश नहीं है। क्यों न किसी और को चुन लिया जाए? पोजीशन वेस्ट करने का क्या फायदा? वनेसा का चेहरा तुरंत बदल जाता है। वह घबरा जाती है। नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था। प्लीज गलत मत समझिए। उसे कंपोजर खोते देखकर मैं मुस्कुराता हूँ। अगले दिन मैं हमेशा की तरह अपनी रोल्स रॉयस में बैठकर ऑफिस जाने की तैयारी करता हूँ। बटलर आदर से कार डोर खोलता है, लेकिन वनेसा मुझसे पहले अंदर बैठ जाती है। एड्रियन, मैंने कल ही कहा था, मुझसे फ्लर्ट मत करो और मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। मैं लगभग बोलती बंद होने की हालत में था। ये मेरी कार थी। मुझे किसी के साथ कार पूल करने की आदत नहीं है। वनेसा को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं पूरी तरह बदल चुका हूँ। अभी बाहर निकलो। वह मेरी बात अनसुनी कर देती है। मैं सिर्फ राइड ले रही हूँ। क्या तुम्हें इतना रूड होना जरूरी है? उसे पूरा यकीन था कि मैं ब्लफ कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं कार में बैठता हूँ, वह घृणा भरे चेहरे के साथ बाहर उतर जाती है, जैसे मेरे साथ एक ही हवा में सांस लेना भी उसे पसंद न हो। वॉल्टर, गाड़ी चलाओ। जी यंग मास्टर। आखिरकार मुझे शांति से ऑफिस जाने का मौका मिलता है। शाम को छुट्टी के समय मैं कंपनी एंट्रेंस पर आती जाती गाड़ियों को देख रहा था। लगता है पिछली जिंदगी के वे पैरासाइट्स फिर वापस आ गए थे। जो आदमी वहां आता है वह ट्रिस्टन हेल था, हेल ग्रुप का एयर। वह बेहद अपनापन दिखाते हुए वनेसा के चेहरे को छूता है। फूलों वाली शर्ट पहने एक लड़का उन्हें उकसाता है। वाह वनेसा, तुम सच में स्टर्लिंग हेडक्वार्टर्स में काम करती हो? मैंने सुना है यहाँ रेगुलर स्टाफ को भी परमानेंट होने में 3 साल लग जाते हैं और तुम इंटर्न होकर सीधे अंदर पहुंच गई। कितनी किस्मत वाली हो। अब तो करियर उड़ान भरने वाला है। हे गॉर्जस, इस वीकेंड मिस्टर हेल का बर्थडे है। स्टर्लिंग का जो हाई एंड प्राइवेट क्लब है ना, हमें वहां घुमाओ। डेनिम जैकेट पहना दूसरा लड़का भी बोल पड़ता है। हाँ, मैं तो बहुत समय से वहां जाना चाहता हूँ। वनेसा, अरेंज कर दो। वनेसा सिर हिलाती है। कंपनी रूल्स हैं, क्लब सिर्फ बिजनेस क्लाइंट्स के लिए है, पब्लिक एंट्री नहीं है। अरे वनेसा, ये तो अनफेयर है। मिस्टर हेल कोई आउटसाइडर है क्या? वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। बस मिस्टर स्टर्लिंग से कह दो, जब नीस रिक्वेस्ट करेगी तो कैसे मना करेंगे? वैसे भी तुम स्टर्लिंग फैमिली मैनर में रहती हो। सही कहा। वनेसा स्टर्लिंग मैनर में रह रही थी। वनेसा खुद को शांत रखने की कोशिश करती है। वहाँ रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। स्ट्रेंजर्स को अंदर नहीं आने देते, क्लब से ही पूछ लेते हैं। ठीक है, फिर तय रहा। ट्रिस्टन ऐसे व्यवहार करता है जैसे सारी बाजी उसके हाथ में हो। फाइन, मैं अंकल स्टर्लिंग से बात कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गॉर्जस, हमें डिसअपॉइंट मत करना। मैं दूर खड़ा यह सब चुपचाप देखता रहता हूँ। मैंने पहले ये सब कैसे नहीं देखा? वनेसा सच में 2 चेहरे वाली औरत है। दूसरों की दया पर जी रही है, फिर भी स्टर्लिंग फैमिली होम को अपना घर कहने में उसे शर्म नहीं आती। अगर मैं अब भी वहीं जाकर उसकी सच्चाई सबके सामने खोल दूं तो कैसा तमाशा होगा। अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आता है। मैं मुड़कर अपने बटलर वॉल्टर को बुलाता हूँ। आज रात कंपनी एंट्रेंस की सारी सर्वेलेंस फुटेज निकालो, पब्लिक प्लाजा एरिया का हर एंगल और सब कुछ बैकअप करके रखो। अगले दिन मैं अपने पिता के साथ डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट कर रहा था। वनेसा सीढ़ियों से देर से नीचे आती है। गुड मॉर्निंग वनेसा, आओ ब्रेकफास्ट कर लो। वनेसा हल्का सा जवाब देती है, कुर्सी खींचकर बैठती है, कॉफी की एक SIP लेती है, कुछ पल रुकती है और फिर कहती है, अंकल स्टर्लिंग,
एक बात करनी थी। इस वीकेंड मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे है। क्या हम ग्रुप के हाई एंड क्लब का इस्तेमाल पार्टी के लिए कर सकते हैं? मुझे लगभग हंसी आ जाती है। इस औरत में सचमुच पूछने की हिम्मत है। मतलब स्टर्लिंग के क्लब में पार्टी? मेरे पिता मुंह पोंछते हैं। वनेसा, वह जगह बिजनेस क्लाइंट्स के लिए है, कंपनी एसेट्स पर चलती है, कुछ घंटों के लिए भी नहीं। वनेसा तुरंत कहती है, मैं उनसे प्रॉमिस कर चुकी हूँ अंकल स्टर्लिंग। मेरे पिता सिर हिलाते हैं। क्लब सच में कन्वीनियंट नहीं है, वह कंपनी एसेट है, प्राइवेट वेन्यू नहीं। वीकेंड अभी आया नहीं है, अपने फ्रेंड्स को पहले ही समझा दो। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही वनेसा कॉफी नीचे रखती है और वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। वनेसा, ब्रेकफास्ट नहीं? भूख नहीं है। वनेसा, एक मिनट रुको, तुम अभी वर्क प्लेस में नहीं हो। एक्सपीरियंस बनाने का यह बहुत महत्वपूर्ण समय है। वर्क को पहले रखो और हेल वाले ग्रुप से दूर रहो, समझी? वनेसा जवाब देती है, मैं आभारी हूँ अंकल स्टर्लिंग, आपने हमेशा मेरा ख्याल रखा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरी प्राइवेट लाइफ में दखल दें। मुझे गाइडेंस की जरूरत हो सकती है, लेकिन लेक्चर की नहीं। मैं बीच में बोल पड़ता हूँ। डैड, लोगों की किस्मत का सम्मान कीजिए, सेवियर कॉम्प्लेक्स छोड़ दीजिए, यही तो आपने मुझे सिखाया था, याद है? वनेसा मुझे घूरती है। एड्रियन, तुम भी ताने मत मारो। तो क्या हुआ अगर तुम अमीर हो? मैं भी अमीरों की जिंदगी जी चुकी हूँ, कुछ खास नहीं। इस बार मैं पीछे नहीं हटता। ट्रिस्टान की उम्मीद छोड़ दो, और अगर तुम्हें यही सब करना है तो नौकरी छोड़कर चली जाओ। सेवरेंस वहीं रहेगा। आज ही पेपर वर्क प्रोसेस करवा देता हूँ। एचआर को मैं खुद कहूंगा। ये सुनते ही वनेसा बेचैन हो जाती है। तुम्हें मुझे निकालने का कोई हक नहीं है। अंकल स्टर्लिंग मुझे यहाँ इंटर्न बनाने लाए थे। मेरे पिता कुछ देर सोचते हैं। तुम दोनों शांत हो जाओ, जल्दी निकलो ताकि काम पर देर ना हो। उनके जाने के बाद वनेसा मुझे घूरती है और गुस्से में निकल जाती है। मेरे पिता अब भी बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं। लगता है अब आग और बढ़ाने का समय आ गया है। पिछली जिंदगी में मैं उसी क्लब में बुरी तरह नशे में था और वनेसा ने मेरा फोन चुराकर शेयर्स ट्रांसफर कर दिए थे। मुझे धुंधला सा याद है कि ट्रिस्टन ने कहा था, वनेसा, उस रात तुम कमाल की थी, ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन गिफ्ट था। फिर वह रुका, मेरी तरफ देखा और आखिरी शब्द बोले, बर्थडे गिफ्ट। पिछली जिंदगी की वह गंदी याद सोचकर मैं आ भरता हूँ। ठीक है, इस बार बर्थडे गिफ्ट ऐसा होगा जिसे तुम दोनों जिंदगी भर याद रखोगे। फिर मैं अपने पिता को कॉल करता हूँ। डैड, मैंने इस वीकेंड आपके और कुछ एग्जीक्यूटिव्स के लिए ओवरसीज साइट विजिट की फ्लाइट्स बुक कर दी हैं। प्रोजेक्ट फाइल्स ईमेल पर भेज दी हैं। हाँ, प्रोजेक्ट बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है, खुद जाकर देखिए। इसके बाद मैं एक और कॉल करता हूँ। थोड़ी देर बाद वनेसा और मैं एक ही कार में ऑफिस जा रहे होते हैं। मैं कैजुअली कहता हूँ, वॉल्टर, डैड इस वीकेंड साइट विजिट के लिए बाहर जा रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा एग्जीक्यूटिव टिकट्स भी बुक कर दो। ऑफ कोर्स यंग मास्टर, मैं अभी अरेंज कर देता हूँ। चारा पानी में डाल दिया गया था। वनेसा, अब मुझे निराश मत करना। ट्रिप वाले दिन मैं पेट पकड़कर अपने पिता की तरफ शर्मिंदा चेहरा बनाकर देखता हूँ। डैड, मेरा स्टमक थोड़ा खराब है, मैं आपके साथ विजिट पर नहीं जा पाऊंगा। क्या बात सीरियस है? डॉक्टर बुलाएं? मैं मुस्कुराता हूँ। नहीं, बस छोटी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा रेस्ट कर लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। आपकी ट्रिप डिले मत कीजिए। मेरे पिता प्लान के अनुसार निकल जाते हैं। अब पूरा स्टेज तैयार था। मैं अपने दोस्त को कॉल करता हूँ। रायन, दोपहर में मिलते हैं, बाकी लोगों को भी ले आना, वही पुरानी जगह। रायन हंसता है। एड्रियन, बाहर क्यों खाना? तुम्हारे प्राइवेट शेफ का कैंटोनीज फूड सबसे बढ़िया है। मैं चाय की चुस्की लेता हूँ। बाहर ज्यादा एटमॉस्फेयर है। खाने के बाद मेरे ऑफिस चलते हैं, प्रो लेवल मीटिंग रूम में बात करेंगे। मेरे दोस्त एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं। मीटिंग के बीच में मैं कमरे से बाहर निकलता हूँ और फोन पर ऑफिस सर्वेलेंस खोलता हूँ। वही पैरासाइट्स मेरे ऑफिस में घुसे हुए थे और हर चीज टटोल रहे थे। गाइज, देखो मुझे क्या मिला। वे कंपनी के ट्रेड सीक्रेट्स की फोटोज खींच रहे थे। तभी वॉल्टर का कॉल आता है। यंग मास्टर, मिस कार्टर के फ्रेंड्स आपके ऑफिस में घुस गए हैं, फाइल कैबिनेट्स भी देख रहे हैं, क्या उन्हें रोकूं? मैं हंस पड़ता हूँ। कोई बात नहीं, वीकेंड है, उन्हें आराम करने दो। फाइल्स पर थोड़ा नजर डाल लेने से क्या होगा? सर्वेलेंस फुटेज देखते हुए भी मुझे घिन महसूस होती है। वनेसा, अब मुझे निराश मत करना। इस बीच मैं अपने दोस्तों की मेहमान नवाजी करता रहता हूँ। तुम लोग खाना खा चुके? मेरा ऑफिस ठीक ऊपर है, चलो 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 चलो, देखना है इस बार तुमने कौन सा नया प्रोजेक्ट तैयार किया है। इतना कहकर मैं अपने दोस्तों को लेकर ऑफिस की ओर बढ़ता हूँ। असली शो तो अब शुरू होने वाला था। यंग मास्टर, हेल ग्रुप को नीचे वाले लाउंज में ले जाया गया है। मिस कार्टर और मिस्टर हेल अभी भी आपके ऑफिस के इनर लाउंज में हैं। इनर लाउंज? मैं अपने दोस्तों की ओर मुड़ता हूँ। दोस्तों, मेरा अंदाजा है कि वे दोनों उस ऑफिस में बिजनेस प्लान्स पर बात कर रहे हैं। मैं तेजी से ऑफिस की ओर बढ़ता हूँ, दरवाजा खोलता हूँ और सचमुच दोनों एक दूसरे में उलझे हुए मिलते हैं। वह इंटर्न वनेसा आपके ऑफिस में क्यों है? और हेल ग्रुप का ट्रिस्टन हेल, वह आपकी कंपनी में क्यों है? यहाँ आखिर हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर मैं कुछ फोटोज ले लूं तो कोई दिक्कत? और मैं तुरंत कई तस्वीरें खींच लेता हूँ। ट्रिस्टन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। मरना है क्या? अभी यहाँ से निकल जाओ। तुम होते कौन हो हमें स्टर्लिंग की अपनी जमीन से निकलने को कहने वाले? ट्रिस्टन चिल्लाता है, ये प्राइवेसी का इन्वेजन है। मैं हंस पड़ता हूँ। अच्छा, तो तुम्हें इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी का मतलब पता है? फिर तो बात आसान है।
मैं वनेसा की तरफ मुड़ता हूँ। वनेसा, तुमने तो कमाल कर दिया। लोगों को मेरे ऑफिस में लाकर फाइल्स खंगाल रही हो, ट्रेड सीक्रेट्स चुराने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम उसे इतना पसंद करती हो? तो फिर स्टर्लिंग के शेयर्स भी उसे दे दो। अब अपने बॉयफ्रेंड को लेकर तुरंत स्टर्लिंग से निकल जाओ। ये सुनकर ट्रिस्टन हैरानी से वनेसा की तरफ देखता है। ये सब क्या है? तुमने तो कहा था कि स्टर्लिंग्स तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं और ये कंपनी देर सवेर तुम्हारे हाथ में आने वाली है। लेकिन वनेसा मेरी तरफ मुड़ जाती है। एड्रियन, कितने बड़े स्कीमर हो तुम बस मेरे साथ रहना चाहते हो, है ना? मैं बेबस होकर हल्का सा हंसता हूँ। वनेसा, तुम्हारा दिमाग नहीं बढ़ा या कॉमन सेंस नहीं है? अगर बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ, यहाँ खड़े होकर भौंको मत। ट्रिस्टन अपने कपड़े ठीक करता है और खुद को और शर्मिंदा नहीं होने देता। वनेसा जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है। ट्रिस्टन, ये एड्रियन का जाल है। वह हमें अलग करना चाहता है। लेकिन ट्रिस्टन कोई मूर्ख नहीं था। वह बिना पीछे देखे चल देता है। तुम्हारी प्रॉब्लम से मेरा कोई लेना देना नहीं, दफा हो जाओ। अकेली रह जाने पर वनेसा लगभग जमीन पर ढह जाती है। फिर भी उसका घमंड कम नहीं होता। एड्रियन, अपनी छोटी छोटी चालें बंद करो। ये मत सोचो कि इससे हम अलग हो जाएंगे। मैं तुम्हारे बजाय किसी आवारा कुत्ते को चुन लूंगी। मेरे दोस्तों में से एक उसे चिढ़ाता है। मिस कार्टर, कौन आदमी ऐसी औरत को चाहेगा जो किसी और की कंपनी में आकर ये सब करे? यहाँ मोर बनकर मत घूमो। खुद को बहुत ज्यादा समझ रही हो, चाहे वह कितनी भी मजबूत बनने की कोशिश करे। ये बात आखिरकार वनेसा को तोड़ देती है। तभी कोई और बोल पड़ता है, और तुम वही ऑर्फन हो ना, तुम्हारे पिता के पुराने दोस्त की बेटी, जिसे स्टर्लिंग परिवार ने अपनाया था। क्या अपनाया था? दूसरा चौंक जाता है। लेकिन बाहर तो सब कहते हैं कि वह ओवरसीज एजुकेटेड एलीट है। रुको, मैंने तो इसे रोल्स रॉयस से उतरते भी देखा है। वह रोल्स रॉयस एड्रियन की कार है। सबके सामने सच्चाई खुलते ही वनेसा की एक और परत टूट जाती है। रुको, अगर ऐसा है तो फिर यह तुम्हारे ऑफिस में इतना घमंड क्यों दिखा रही थी? मैं कुछ पल चुप रहता हूँ। उसके पिता मेरे पिता के पुराने दोस्त थे। उन्होंने कभी मेरे पिता की जान बचाई थी। दोनों बहुत करीब थे। वह विदेश से पढ़कर लौटी तो उसके पास जाने की कोई जगह नहीं थी। इसलिए मेरे पिता ने दया करके उसे यहाँ इंटर्नशिप दिलवाई और उसने गलत फहमी पाल ली कि मुझे उससे प्यार है। तभी वह हमेशा अजीब अजीब बातें करती रहती है। वनेसा गुस्से से मेरी तरफ उंगली उठाती है। एड्रियन, ये झूठ है। तुम ही थे जो हर समय मेरे पीछे पड़े रहते थे। मेरा दोस्त हंस पड़ता है। बहुत ज्यादा सोप ऑपरास देखती हो क्या? खुद को हीरोइन समझती हो? दूसरा बोलता है। बाहर निकलो, तुम सब बाहर निकलो। फिर हंसते हुए कहता है, जरा देखो तो सही, ये किसकी कंपनी है? एड्रियन मालिक है और तुम उसे ही निकलने को कह रही हो। ये सुनते ही वनेसा का चेहरा हरे से सफेद पड़ जाता है। आखिरकार वह और बर्दाश्त नहीं कर पाती और दरवाजे से बाहर भाग जाती है। वह औरत सच में अविश्वसनीय है। सही कहा, लेकिन वनेसा जैसी इंसान के लिए यह सब अभी काफी नहीं है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। वनेसा, स्टर्लिंग परिवार पर तुम्हारा जो भी कर्ज है, मैं सब वापस वसूल करूंगा, एक एक टुकड़ा करके। जब मेरे पिता को पता चलता है कि क्या हुआ, तो वह कभी कल्पना भी नहीं कर पाते कि उनके पुराने दोस्त की बेटी ऐसी निकलेगी। कंपनी में लोगों को लाकर कॉन्फिडेंशियल फाइल्स खंगालना। वह मेरी गुडविल को मिट्टी में मिला रही है। वह लंबी सांस लेते हैं और फैसला कर लेते हैं, उसे जाने दो। इतना कहकर वह निराश होकर स्टडी रूम से बाहर निकल जाते हैं। इस बार वनेसा ने सच में मेरे पिता को गुस्सा दिला दिया था। अच्छा है, इससे मुझे उसे मनाने की परेशानी से छुटकारा मिल गया। जिस दिन वह जाती है, वनेसा मुझे एलिवेटर से बाहर निकलते हुए देखती है और घमंड से कहती है, अभी तुम मुझे जाने दे रहे हो, लेकिन 3 महीने बाद अगर तुम घुटनों पर बैठकर भी मुझसे विनती करोगे, तब भी मैं वापस नहीं आऊंगी। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली विजेता कौन है। मैं मुस्कुराता हूँ। मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि वह इतनी आत्मविश्वासी क्यों है। बिजनेस की दुनिया में जल्द ही एक बड़ा बिड आने वाला है। एक उभरते हुए न्यूकमर के लिए नाम कमाने का बिल्कुल सही मौका। वह सोचती है कि चुनी हुई वही है, लेकिन उसे बिल्कुल पता नहीं कि अपनी पिछली जिंदगी में वह वास्तव में कैसे जीती थी। वॉल्टर, मेरे लिए एक फ्लाइट बुक करो, सबसे तेज वाली, न्यूयॉर्क के लिए। और एक बात और, विदेश में पढ़ रही एक चाइनीज MBA स्टूडेंट के बारे में पता लगाओ। उसका नाम बियांका है, वॉर्टन में। जी, उसका कांटेक्ट ढूंढता हूँ। कुछ दिनों बाद न्यूयॉर्क के एक कैफे में मैं बियांका से मिलता हूँ। स्टर्लिंग ग्रुप की एयर, दुनिया के दूसरे छोर से उड़कर एक ऐसी MBA स्टूडेंट को ढूंढने आना जिसने अभी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं की। तो बात क्या है? मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। बियांका, एक बड़ा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट बिड आने वाला है। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उसकी जिम्मेदारी उठा सके, न कि उस कंपनी की जिसमें तुम अपनी पिछली जिंदगी में काम करती थी। यह एक नई इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म है जिसे मैंने अभी स्थापित किया है। पिछली जिंदगी शब्द सुनते ही वह सतर्क हो जाती है। तुम क्या जानते हो? मैं मुस्कुराता हूँ। मैं जानता हूँ कि हमारी पिछली जिंदगी में जीतने वाली तुम्हें होना चाहिए था। और तुम मुझे क्या ऑफर करते हो? स्टार्टअप कैपिटल, पूरी डिसीजन मेकिंग पावर और एक निष्पक्ष मंच। कोई इनसाइडर डील्स नहीं, कोई फेवर्ड कनेक्शंस नहीं, सिर्फ मेरिट और कुछ नहीं। बियांका संतुष्ट होकर सिर हिलाती है। डील। बिड के दिन बियांका और मैं साथ में वेन्यू पहुंचते हैं।
जैसे ही हम कार से बाहर निकलते हैं, एंट्रेंस पर हंगामा सुनाई देता है। मुझे शॉर्टलिस्ट नोटिस क्यों नहीं मिला? इवैल्यूएशन ग्रुप डिसीजन था। जजिंग रिग्ड है। किसी ने जरूर इसमें छेड़छाड़ की है। एक स्टाफ मेंबर समझाता है कि वनेसा की क्वालिफिकेशंस वास्तव में इस राउंड की रिक्वायरमेंट से कम है। वनेसा मुड़ती है, बियांका और मुझे अपनी ओर आते देखती है और उलझन में पड़ जाती है। एड्रियन, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन उसके जैसे किसी से उलझने की जरूरत नहीं। यही तुम हो, तुम चालाक औरत। तुमने कोई गंदी चाल चलकर मेरा प्रोजेक्ट चुरा लिया। बियांका उसकी ओर मुड़ती है। हम सब यहाँ रिबॉर्न हुए हैं, इसलिए मासूम बनने का नाटक छोड़ दो। पिछली जिंदगी में अगर एड्रियन ने तुम्हारी मदद नहीं की होती तो तुम्हारी क्वालिफिकेशंस के साथ तुम पहला स्क्रीनिंग राउंड पार करने के लिए भी संघर्ष करती। वनेसा के चेहरे पर ऐसा भाव आता है जैसे सब कुछ अचानक समझ में आ गया हो। तो तुम भी रिबॉर्न हुई हो, इसलिए तुम्हें शुरू से सब पता था। यह सोचते ही वनेसा अपना नियंत्रण खो देती है। एड्रियन, अभी भी समय है। उसे यहाँ से जाने को कहो और अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। वह फिर से अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करती है। मैं तुम्हें यहाँ एक रास्ता दे रही हूँ, बेहतर होगा कि तुम अच्छी तरह सोच लो। मैं उसका हाथ झटक देता हूँ। फिर मैं बियांका को लेकर वेन्यू के अंदर चला जाता हूँ। वह पागल है। बियांका, चलो। और वनेसा वहीं खड़ी चीखती रह जाती है। लेकिन जैसे ही हम प्रेप रूम तक पहुंचते हैं, मेरा फोन बज उठता है। एड्रियन, क्या तुमने ट्रेंडिंग लिस्ट देखी? जल्दी देखो, मामला बड़ा है। मैं तुरंत रायन द्वारा भेजा गया लिंक खोलता हूँ। हेडलाइन सामने चमकती है, स्टर्लिंग ग्रुप एयर हैरासेस फीमेल स्टूडेंट। मैं कुर्सी पर पीछे टिककर एक लंबी सांस लेता हूँ। लेकिन बियांका कहती है, ये स्टोरी पोस्ट बहुत चालाकी से लिखी गई है। उसने तथ्यों को तोड़कर फिर से जोड़ा है। आधा सच, आधा झूठ। सबसे खतरनाक बात यह है कि उसने खुद को एक परफेक्ट विक्टिम के रूप में पेश किया है, एक अकेली ऑर्फन जिसके पीछे कोई सहारा नहीं है। और इससे स्वाभाविक रूप से नैतिक बढ़त उसी के पास चली जाती है। और तुम स्टर्लिंग एयर होने के नाते स्वाभाविक रूप से पब्लिक ओपिनियन के दूसरी तरफ खड़ी हो। मुझे पता है। मैं कुछ पल रुकता हूँ, लेकिन उसकी इस पूरी स्ट्रैटेजी में एक घातक कमी है। मैं सस्पेंस बना रहने देता हूँ। एक बार उसकी इमेज टूट गई तो उसके पास वापस संभलने की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। उसी समय मेरे पिता का कॉल आता है और मैं बियांका से कहता हूँ, अभी प्रोजेक्ट पर नजर रखो, मैं अभी वापस आता हूँ। इस बीच कंपनी के टॉप ब्रास इस मामले को लेकर भाग दौड़ कर रहे हैं। पीआर टीम ने स्टेटमेंट तैयार कर लिया है। हम सुझाव देते हैं कि पहले तथ्यों को स्पष्ट किया जाए और साथ ही डिफेमेशन के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार सुरक्षित रखा जाए। हमने प्लेटफॉर्म से भी संपर्क किया है ताकि पहले इसे ट्रेंडिंग लिस्ट से हटाया जा सके। उसी क्षण मैं दरवाजा खोलकर अंदर आता हूँ। इसे हटवाना सिर्फ आग में घी डालने जैसा होगा। फिर लोग कहेंगे कि स्टर्लिंग अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रही है और लोगों को चुप कराने के लिए पैसे दे रही है। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ बोर्ड मेंबर्स की ओर देखता हूँ। अभी कोई स्टेटमेंट जारी करने की जल्दी मत कीजिए। बोर्ड के सदस्य भौहें सिकोड़कर मेरी ओर देखते हैं। तो तुम इसे संभालने की योजना कैसे बना रहे हो? मैं सहजता से मुस्कुराता हूँ। वनेसा पीड़िता बनना चाहती है ना? तो मैं उसे और भी ज्यादा बेचारी दिखाऊंगा। डैड, जेंटलमैन, निश्चिंत रहिए। 24 घंटे के अंदर ये पूरा मामला पलट जाएगा। मेरा आत्मविश्वास देखकर बुजुर्ग एक दूसरे की ओर आधे विश्वास और आधे संदेह वाली नजर से देखते हैं। एड्रियन, तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, लेकिन यह ग्रुप की प्रतिष्ठा का मामला है। ये कोई खेल नहीं है। तुम जो करना चाहते हो करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। लेकिन अगर हालात नियंत्रण से बाहर गए तो मैं खुद दखल दूंगा और इसे संभालूंगा। मैं सिर हिलाता हूँ। यह नियंत्रण से बाहर नहीं जाएगा। वनेसा पब्लिक ओपिनियन का खेल खेल रही है, क्योंकि इस समय उसके पास बिजनेस में कोई बढ़त नहीं है। वह केवल सहानुभूति पाने के लिए खुद को पीड़ित दिखा सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा था, इस स्ट्रेटेजी की सबसे घातक कमजोरी यही है कि एक बार उसकी इमेज टूट गई तो उसके पास वापस संभलने की कोई जगह नहीं बचेगी। इसी बीच इंटरनेट फट पड़ता है। स्टर्लिंग ग्रुप, क्या वही रियल एस्टेट वाली कंपनी? क्या स्टर्लिंग हेयर सच में इतना घटिया है? जिस अनाथ लड़की को उसके परिवार ने सहारा दिया, उसी को तंग कर रहा है। इन लोगों में जरा भी जमीर नहीं बचा। प्रिय, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। जरूरत पड़े तो पुलिस को बुलाना। स्टर्लिंग का बॉयकॉट करो। ऐसी कंपनी को अस्तित्व में ही नहीं होना चाहिए। मैं इस सारी चर्चा को ठंडी नजरों से देखता हूँ। जल्दी मत करो, असली तमाशा अभी शुरू हुआ है। रायन, उस दिन की जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी उसे पोस्ट कर दो। फोन से मेरे दोस्त की उत्साहित आवाज आती है। मैं कब से तुम्हारे ये कहने का इंतजार कर रहा था। बियांका उलझन में पड़ जाती है। अभी पोस्ट करें और सबूतों का इंतजार नहीं करेंगे? मैं उसे बताता हूँ कि अभी सिर्फ एक टुकड़ा छोड़ दो और लोगों को गुस्से में आने दो। वे जितना जोर से गालियां देंगे, थप्पड़ उतना ही जोर से पड़ेगा। वनेसा, तुम्हें ट्रेंडिंग पसंद है ना? इस बार मैं तुम्हें दिल खोलकर ट्रेंड करने दूंगा। कुछ समय तक मामला उबलने देने के बाद जवाब आता है। वॉल्टर ने हेल ग्रुप से सारी फुटेज हासिल कर ली है। हमारे पास पार्किंग लॉट, एलिवेटर्स, ट्रिस्टैन के ऑफिस के बाहर का पूरा हॉलवे और उस दिन कंपनी एंट्रेंस की फुटेज भी है, जिसमें वनेसा और ट्रिस्टन उस पूरे ग्रुप से बात कर रहे थे। सब कुछ मिल चुका है। टाइमलाइन पूरी तरह मेल खा रही है।
सारा मटेरियल एक लंबे पोस्ट में टाइमलाइन के हिसाब से व्यवस्थित कर दो। हर एंट्री के साथ उसकी मैचिंग इमेजेस और कैप्शंस लगाओ। बियांका जानकारी व्यवस्थित करने लगती है और थोड़ी ही देर में पोस्ट बिल्कुल वैसा तैयार हो जाता है जैसा मैंने कहा था। सब कुछ टाइमलाइन के अनुसार रखा गया है। टेक्स्ट और इमेजेस एक एक करके मेल खाते हैं। कोई भावनात्मक भाषा नहीं, सिर्फ सबूत। मैं उसे कुछ देर ध्यान से देखता हूँ। अच्छा है, लेकिन अभी पोस्ट मत करो। रात 8 बजे तक इंतजार करो। बियांका को समझ नहीं आता, इसलिए मैं समझाता हूँ। 8 बजे सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है। वनेसा की दुख भरी स्टोरी पोस्ट उसी समय अपनी सबसे ऊंची रीच पर होगी। सबसे व्यस्त समय पर ठंडा पानी डालना ही लोगों के दिमाग में बात बैठाता है। मिनट दर मिनट समय बीतता है, जब तक कि वह गोल्डन आवर नहीं आ जाता, जब तमाशा देखने वालों की भीड़ अपने चरम पर पहुंच जाती है। पोस्ट कर दो। ठंडी कठोर टाइमलाइन और सारे सबूत इंटरनेट पर फैल जाते हैं। ये उम्मीद से कहीं तेजी से फैल रहा है। मैं अपना फोन भी निकालता हूँ और उन सबूतों को देखता हूँ जिन्हें मैं इतने समय से इकट्ठा कर रहा था। आखिरकार सब कुछ दुनिया के सामने खुलकर आ गया। वनेसा, तुम खुद को पीड़िता समझती थी, अब पूरी दुनिया जानती है कि चोर कौन है। रोती हुई चोर। कुछ देर बाद रायन का कॉल आता है। एड्रियन, ये चाल बहुत खतरनाक थी। ये पागलों की तरह वायरल हो रही है। जो लोग अभी तक तुम्हें गालियां दे रहे थे, वही अब माफी मांगने दौड़े चले आ रहे हैं। कह रहे हैं कि वनेसा कार्टर ने उन्हें इतने समय तक अंधा बनाए रखा। हाँ, रुको, अभी एक और लीक सामने आया है। स्टर्लिंग के रिसोर्सेज तो बस लेने के लिए पड़े हैं। वह बेवकूफ एड्रियन मेरी हर बात मानता है। स्टर्लिंग का बूढ़ा मालिक सबसे आसान शिकार है और एड्रियन बस एक दिमागहीन अमीर लड़का जिसे आसानी से खेला जा सकता है। किसी ने तुम्हारे जारी किए हुए लंबे पोस्ट को इन चैट स्क्रीनशॉट्स की टाइमलाइन के साथ मिलाकर देखा और पाया कि वनेसा की उस दुख भरी स्टोरी पोस्ट में जिन तारीखों को उसने हैरेसमेंट बताया था, उन हर तारीख पर वह ट्रिस्टन हेल के साथ डेट पर थी। इस समय वनेसा द टू फेस्ड टॉपिक ट्रेंडिंग लिस्ट में सीधे नंबर 2 पर पहुंच गया है। उसे ट्रेंड करना पसंद है ना? तो उसे भरपूर ट्रेंड करने दो। अगले दिन मेरे पिता परिणाम देखते हैं और मानते हैं कि मैंने मामला अच्छी तरह संभाला, लेकिन एक बात कम रह गई। मैंने ये कम आंका था कि वनेसा कितना नुकसान पहुंचा सकती है। अगर इस बार तुम्हारे पास वह सर्विलेंस फुटेज न होती, सिर्फ तुम्हारी बात उसके खिलाफ होती, तो क्या तुम्हें लगता है कि कोई तुम पर विश्वास करता? मैं सिर हिलाता हूँ। मैं ये बात याद रखूंगा डैड। और एक बात, यह वह लीगल नोटिस है जिसे हमारी लीगल टीम ने कल रात तैयार किया था। ये पहले ही वनेसा को भेजा जा चुका है। डेफेमेशन, उसकी रेपुटेशन के अधिकार का उल्लंघन और ट्रेड सीक्रेट्स की चोरी का प्रयास। 3 आरोप उसे पूरी तरह दबाने के लिए काफी हैं। मैं अपने हाथ में पकड़े नोटिस की ओर देखता हूँ और पूछता हूँ, डैड, वनेसा के पिता ने कभी आपकी जान बचाई थी। क्या आप सच में यह सब कर सकते हैं? मेरे पिता कुछ देर चुप रहते हैं, फिर मेज पर रखी पुरानी फोटो की ओर देखते हैं। मेरा पुराना दोस्त मेरा कॉमरेड इन आर्म्स था और वही आदमी था जिसने मेरी जान बचाई थी। अगर वह आज जिंदा होता तो मैं वह कर्ज चुकाने के लिए अपना सब कुछ दे देता। लेकिन उसकी बेटी वह नहीं है। मेरा कर्ज उसकी जिंदगी का है, वनेसा का नहीं। उसने सीमा पार कर दी है। उसने इस कंपनी की नींव पर हमला किया है। मेरे पिता कुछ पल रुकते हैं। यह अब कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं रही। ज्यादा समय नहीं बीतता कि कंपनी के भीतर यह खबर फैल जाती है। एक खबर है जो तुम्हें दिलचस्प लग सकती है। हेल ग्रुप ने आज सुबह सबसे पहले एक इंटरनल मेमो जारी किया है। वनेसा की इंटर्नशिप आधिकारिक रूप से रद्द कर दी गई है। उसी समय हेल ग्रुप के ऑफिशियल अकाउंट के माध्यम से ट्रिस्टन ने एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी किया। ट्रिस्टन जैसा अमीर एयर, थोड़े समय के संबंध की बात अलग है, लेकिन वह उसके लिए पूरी बिजनेस वर्ल्ड को अपने खिलाफ नहीं करेगा। और एक बात, मीडिया ने वर्षों के दौरान ट्रिस्टन की हर गर्लफ्रेंड की सूची भी निकाल ली है। मॉडल्स से लेकर इन्फ्लुएंसर्स और हेरेसिस तक उनकी एक लंबी सूची है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इस वीकेंड उसका बर्थडे पार्टी हमेशा की तरह हुआ। उसके साथ एक नई लड़की थी और पूरे समय वनेसा का एक बार भी जिक्र नहीं हुआ। कुछ ही देर बाद वनेसा की प्रतिक्रिया आती है। वही है। जैसे ही मैं कॉल उठाता हूँ, गालियों की बौछार शुरू हो जाती है। एड्रियन, आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे कोने में धकेलकर तुम्हें खुशी मिलती है ना? ठीक है, अगर मैं अभी माफी मांग लूं तो मैं स्टेटमेंट जारी कर दूंगी। मैं साफ कर दूंगी कि यह सब एक गलतफहमी थी। बस लीगल टीम से कहो कि केस वापस ले ले। बस करो वनेसा। क्या तुम्हें लगता है कि यह दुनिया तुम्हारी शर्तों पर चलती है? जब चाहो किसी पर कीचड़ उछाल दो, जब चाहो अपना नाम साफ कर लो। क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारी डोरियों से बंधी कठपुतली है? अब वह पूरी तरह हिस्टेरिकल हो चुकी थी। एड्रियन, तुम्हारा अंत बुरा होगा। मैं बिना एक शब्द और कहे कॉल काट देता हूँ। वनेसा, पिछली जिंदगी में तुम ट्रिस्टन के साथ हर मुश्किल से निकल गई थी। इस जिंदगी में तुम उसके लिए लड़ाई में कूद पड़ी। उसके लिए अपने उपकार करने वालों को धोखा दिया। उसके लिए पूरी बिजनेस वर्ल्ड को अपने खिलाफ कर लिया। और बदले में तुम्हें क्या मिला? एक ऐसा आदमी जो कहता है कि उसे कुछ पता ही नहीं था। ये तो सिर्फ शुरुआत है। स्टर्लिंग परिवार का जो कर्ज तुम पर है, वह इससे कहीं गहरा है।
दूसरी ओर वनेसा ट्रिस्टन से मिलने जाती है। ट्रिस्टन, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। स्टर्लिंग्स ने मुझे निकाल दिया है। इंटरनेट पर हर कोई मुझे गालियां दे रहा है और उनकी लीगल टीम मुझ पर मुकदमा करने वाली है। मेरी मदद करो। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया। मैंने तुम्हें स्टर्लिंग की कॉन्फिडेंशियल फाइल्स दी। मैंने स्टर्लिंग्स को अपने खिलाफ कर लिया तुम्हारे लिए। तुम मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकते। ट्रिस्टन अपना विस्की ग्लास नीचे रखता है। तुमने मेरी मदद की, ये बात अच्छी तरह समझ लो वनेसा। एड्रियन ने एक गड्ढा खोदा और तुम खुद उसमें कूद गईं। साथ में पूरी टोली को लेकर उसके ऑफिस में घुस गईं और सब कुछ कैमरा में साफ साफ रिकॉर्ड हो गया। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि हेल के शेयर होल्डर्स अब मुझे किस नजर से देखते हैं? तो तुम्हारे उस स्टेटमेंट का क्या मतलब था? सिर्फ दोस्त? ट्रिस्टन, हम इतने लंबे समय से साथ हैं। वह डैमेज कंट्रोल था। अगर मैं तुमसे दूरी नहीं बनाता तो क्या हेल भी तुम्हारे साथ डूब जाए? ट्रिस्टन फिर से विस्की की चुस्की लेता है। फिर भी तुम पूरी तरह बेकार नहीं हो। 3 महीने बाद एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट बिड आने वाला है। हेल उसे हर हाल में जीतना चाहता है। तुम इतने समय तक स्टर्लिंग्स के करीब रही, है ना? तुम्हें उनके बिजनेस की पूरी जानकारी होगी। हेल को यह प्रोजेक्ट दिलाने में मदद करो और मैं तुम्हें जॉब दूंगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर, 7 फिगर सैलरी। वनेसा कुछ क्षणों के लिए जड़ हो जाती है। तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल। एड्रियन को तुम सबसे बेहतर जानती हो। अपने दुश्मन को जानो और तुम कभी हारोगी नहीं। यही तुम्हारा एकमात्र मौका भी है वापस उठ खड़े होने का। वनेसा दांत भींचती है। ठीक है, मैं मदद करूंगी। अब तुम वही वनेसा लग रही हो जिसे मैं जानता हूँ। एक बार फिर वे दोनों आपसी स्वार्थ से बंध जाते हैं। एड्रियन, तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए? असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। अगले महीने की 15 तारीख को रिव्यू तय है। अब तक बियांका और मेरे बीच अच्छी समझ बन चुकी है। मैं तुम्हारे प्रपोजल को पहले ही चौथी बार रिवाइज कर चुकी हूँ। डेटा मॉडल्स और रिस्क असेसमेंट भी देख चुकी हूँ। और एक बात और, हेल के अंदर से किसी ने खबर दी है। वनेसा ने हेल ज्वाइन कर लिया है। उसका टाइटल प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। वह सीधे ट्रिस्टन को रिपोर्ट कर रही है। तो ट्रिस्टन अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ठीक इसी समय वनेसा को अंदर लाना साफ दिखाता है कि उसका निशाना सीधे इस बिड पर है, बिल्कुल जैसा मैंने उम्मीद की थी। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं आता। उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा। हेल ही एकमात्र जगह है जहां वह जा सकती है। बियांका सहमति में सिर हिलाती है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की एक हल्की झलक बनी रहती है। वह हमारे बारे में बहुत कुछ जानती है। उसने कभी कोर डेटा को नहीं छुआ, लेकिन हमारी बिजनेस स्ट्रैटेजी, हमारी नेगोशिएटिंग स्टाइल, हमारे कनेक्शंस, ये सब वह अच्छी तरह जानती है। मुझे पता है, इसलिए इस बार हम उसे कोई मौका ही नहीं देंगे। मैं उठकर खिड़की के बाहर फैले ऊंचे टावर्स की ओर देखता हूँ। तभी मेरे फोन पर एक और मैसेज आता है। हेल ग्रुप की तरफ से सख्त बयान। बियांका मुस्कुराकर छेड़ती है। लगता है उसने ट्रिस्टन के साथ हाथ मिला लिया है। बिड इवेंट में तुम्हारे साथ मरने मारने की लड़ाई लड़ने को तैयार है। मैं ठंडी आवाज में कहता हूँ, उसे बड़ी बड़ी बातें करना पसंद है, तो मैं उसे अपनी आंखों से दिखाऊंगा कि विनर टेक्स ऑल का असली मतलब क्या होता है। वनेसा, पिछली जिंदगी में तुमने ये प्रोजेक्ट मेरे कनेक्शंस के सहारे जीता था और वहीं से सीधे सफलता की सीढ़ियां चढ़ गई थीं। इस जिंदगी में तुम प्रोविंस से बाहर निकलने के लायक भी नहीं हो। तुम्हें लगता है कि हेल से चिपक कर खेल पलट दोगी, लेकिन इस दुनिया में हमेशा से सिर्फ एक नियम रहा है, विनर टेक्स ऑल। तुमने कहा था कि असली खेल अभी शुरू हुआ है, तो फिर मैं भी इसे आखिर तक तुम्हारे साथ खेलूंगा। और इस समय मैं सिर्फ एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के सामने आने का इंतजार कर रहा हूँ। यंग मास्टर, जिस आदमी के बारे में आपने पता लगाने को कहा था, उसे ढूंढ लिया गया है। विंस कार्टर, वॉल्टर रिपोर्ट देता है। वानेसा के पिता की मृत्यु के बाद कागजों पर यही उसका सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार है। पिछले कुछ सालों से वह दक्षिण पश्चिमी सीमा के आसपास इधर उधर भटकता रहा है। कभी कभार छोटे मोटे काम करता है, लेकिन ज्यादातर समय गैम्बलिंग टेबल पर बिताता है। जब वनेसा विदेश में पढ़ते हुए संघर्ष कर रही थी, तब उसके सबसे कठिन समय में भी इस अंकल ने एक बार भी उसे फोन नहीं किया। वॉल्टर कुछ पल रुकता है, लेकिन जब मैंने उसे ढूंढा, वह एक महजोंग पार्लर के बाहर झुका बैठा था। जैसे ही उसने तुम्हारी भतीजी स्टर्लिंग ग्रुप में है ये सुना, उसकी आंखों में चिंता नहीं बल्कि लालच चमका। शायद उसने सोचा कि वनेसा ऊपर पहुंच गई है और अब वह अंकल होने के नाते उसका हिस्सा भी ले सकता है। वॉल्टर की लाई हुई खबर मेरा मूड अच्छा कर देती है। उसे यहाँ लेकर आओ और कहो कि उसकी प्यारी भतीजी को अपने अंकल की जरूरत है। समझ गया। इसके साथ ही वनेसा की एक और कमजोरी मेरे हाथ लग जाती है, ऐसी कमजोरी जिससे निपटना उसके लिए आसान नहीं होगा। अगले दिन वॉल्टर एक फटे पुराने कपड़े पहने आदमी को स्टर्लिंग एस्टेट लेकर आता है। तो तुम स्टर्लिंग्स के यंग मास्टर हो। मेरा नाम विंस कार्टर है। मैं वनेसा का अंकल हूँ। उसके पिता जल्दी गुजर गए थे, इसलिए अंकल होने के नाते मैं उसका सबसे बड़ा अभिभावक हूँ। मैंने सुना कि तुम्हारे परिवार ने मेरी भतीजी को अपने घर में जगह दी, उसे नौकरी दी और रहने का ठिकाना दिया। मैं कोई खास काबिलियत वाला आदमी नहीं हूँ, बस उसे देखने और तुम्हारा धन्यवाद करने आया हूँ। मैं शिष्ट और संतुलित मुस्कान देता हूँ। तो आप वनेसा के अंकल हैं। वनेसा ने कुछ समय कंपनी में इंटर्नशिप की थी, बस बाद में वह यहाँ से चली गई। आदमी की मुस्कान तुरंत जम जाती है। चली गई? कहाँ गई? ये आपको उसी से पूछना होगा। वह तुरंत भड़क उठता है। तुम्हारे परिवार ने उसे अपनाने की बात कही थी,
उसे कंपनी में काम देने की बात कही थी, फिर उसे बाहर कैसे निकाल दिया? एक जवान लड़की अकेली बाहर रहेगी तो कितना असुरक्षित होगा। उसके पिता ने मरते समय उसे मेरी जिम्मेदारी में छोड़ा था। अंकल होने के नाते मैं चुप नहीं बैठ सकता। मैं अनजान बनने का अभिनय करता हूँ। विस्तार से जानना हो तो आप उसी से पूछ सकते हैं। हमने तो सिर्फ सामान्य प्रक्रिया के तहत उसे जाने दिया। कोई सुरक्षा समस्या नहीं है। बस मैं जानबूझकर रुक जाता हूँ। बस क्या? खैर, जहां तक मुझे जानकारी है उसने नई नौकरी ढूंढने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने चली गई है। बॉयफ्रेंड? कौन बॉयफ्रेंड? उसकी आंखें फैल जाती हैं। उसका पिता नहीं है, इसलिए उसकी शादी ब्याह के मामले में अंतिम फैसला मेरा होगा, उसके अंकल का। कौन है वह निकम्मा लड़का जो मेरी भतीजी पर हाथ डालने की हिम्मत कर रहा है? मुझे वहां ले चलो। मैं दिखावे के लिए एक बेबस सांस छोड़ता हूँ। वॉल्टर, गाड़ी निकालो। वनेसा, समय आ गया है कि तुम स्टर्लिंग्स का कर्ज चुकाओ। और इस तरह वनेसा के अंकल और मैं शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक प्राइवेट विला की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में मैं सड़क किनारे पड़ा एक आसान सा गोल्फ क्लब उठा लेता हूँ। तुम गोल्फ क्लब क्यों उठा रहे हो? वह पूछता है। रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, इसे वॉकिंग स्टिक की तरह इस्तेमाल कर लूंगा, मैं जवाब देता हूँ। जैसे ही हम उस आलीशान विला में प्रवेश करते हैं, प्रेमियों की आवाजें हवा में गूंज रही होती हैं। तभी संयोग से मेरे हाथ से गोल्फ क्लब गिर जाता है और संयोग से ही वनेसा का अंकल वह सामान उठा लेता है जो मैंने गिराया था। कर्कश हंसी की दिशा में बढ़ते हुए वह एक दरवाजे तक पहुंचता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, बिस्तर पर बैठी औरत का चेहरा सदमे से सफेद पड़ जाता है। ट्रिस्टन हमेशा से हवा का रुख पहचानने वाला आदमी रहा है, लेकिन अब तक अंकल का गोल्फ क्लब चल चुका था। तू छोटे बदमाश, मेरी भतीजी पर हाथ डालने की हिम्मत करता है। उसका बाप नहीं रहा तो क्या उसका अंकल भी मर गया? उसकी जगह मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। कुछ ही क्षण पहले की उसकी खुशी भरी आवाजों से बिल्कुल अलग ट्रिस्टन की दर्द भरी चीखें गूंज उठती हैं। वह गोल्फ क्लब घुमाते हुए अंकल को धक्का देता है और बैल्कनी की ओर भागता है, लेकिन कई सालों से सड़ी हुई रेलिंग से टकराकर नीचे गिर पड़ता है। जैसे ही उसे एहसास होता है कि बड़ी मुसीबत हो गई है, वह आदमी तुरंत होश में आता है और वहां से भाग निकलता है। हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में ट्रिस्टान को तुरंत इलाज के लिए ले जाया जाता है। मैं एक तरफ चिंतित खड़ा इंतजार करता हूँ। आखिर कोई भी अपने सिर पर किसी की मौत नहीं चाहता। डॉक्टर, वह कैसा है? डॉक्टर गंभीर आवाज में कहते हैं, मरीज की रीढ़ की हड्डी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। हम समय पर पहुंच गए और उसकी जान बचा ली, लेकिन कमर से नीचे का हिस्सा हमेशा के लिए लकवाग्रस्त हो गया है। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। मेडिकल स्टाफ का धन्यवाद करने के बाद मेरे भीतर भावनाओं की लहर उठती है। तुलना करूं तो लगता है पिछली जिंदगी में मैं तुमसे थोड़ा ज्यादा भाग्यशाली था। कम से कम मेरी मौत जल्दी हो गई थी, और सच कहूं तो मैं चाहता हूं कि तुम अभी काफी लंबे समय तक जिंदा रहो। 100 साल तो आदर्श रहेंगे। तुम्हारे मेडिकल बिल्स भी मैं अपनी जेब से भर सकता हूं। दूसरी तरफ मिसेस हेल और वनेसा दोनों हॉस्पिटल पहुंचती हैं और एक दूसरे को देखते ही दुश्मनों की तरह भड़क उठती हैं। मिसेस हेल, ये मेरी गलती नहीं है, ये मेरे अंकल ने किया। जाकर मेरे अंकल से बात कीजिए। ये सुनते ही मिसेस हेल के भीतर का गुस्सा फट पड़ता है। अगर तुमने मेरे बेटे को अपने जाल में न फंसाया होता तो क्या तुम्हारा अंकल कभी यहाँ आता? अगर उसने मेरे बेटे को न पीटा होता तो मेरा बेचारा बेटा कभी नहीं गिरता। ये सब तुम्हारी गलती है। लेकिन मिसेस हेल पहले ही अपनी सजा तय कर चुकी थी। तुम मेरे बेटे से शादी करोगी और जीवन भर उसकी देखभाल करोगी। वनेसा बिजली गिरने जैसी हालत में खड़ी रह जाती है। नहीं, मैं अभी भी काम करना चाहती हूँ। मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ। मैं मिसेस हेल तिरस्कार से हंसती है। तुम जैसी लड़की को अब कोई अच्छी कंपनी नौकरी नहीं देगी। इस जिंदगी में भाग निकलने का सपना भी मत देखना। जीते जी तुम हेल परिवार की रहोगी और मरने के बाद भी हेल गोस्ट कहलाओगी। वनेसा फिर से अपनी नैतिकता का झंडा उठाने की कोशिश करती है। शादी की आजादी होती है। आप मुझे मजबूर नहीं कर सकती। कर सकती हूँ। शादी नहीं करनी तो पैसे दो। मिसेस हेल एक एक कदम आगे बढ़ती है। मैंने हिसाब लगा लिया है। हमारे परिवार को 30 मिलियन दे दो और बात खत्म। जब वनेसा और ट्रिस्टन ने अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया था, तब ट्रिस्टन की माँ भविष्य की सास होने के नाते एक बिजनेस टॉक शो में आई थीं और वनेसा पर प्यार बरसाया था, उसे अपनी बेटी जैसा बताया था। किसने सोचा था कि कभी यह सास और बहू जैसी जोड़ी इस हालत तक पहुंच जाएगी? 30 मिलियन, क्या मजाक है। विंस और वनेसा मिलकर 300,000 भी नहीं जुटा सकते थे, और विंस के स्वभाव को देखते हुए वह तो न जाने कब का गायब हो चुका होगा। मैं पास आकर आग में घी डालता हूँ। क्या मैं पुलिस को बुला दूं? अगले दिन मिसेस हेल गुस्से में स्टर्लिंग ग्रुप पहुंचती हैं। स्टर्लिंग्स कहाँ हैं? तुम्हारे परिवार ने हमारे बेटे की यह हालत कर दी और अब छिपकर बैठे हो। तभी मेरे पिता आगे आते हैं। जिस एहसान फरामोश सांप को तुमने अपने घर में जगह दी, उसी के अंकल ने मेरे बेटे को अपंग बना दिया। तुम्हारे परिवार ने अपने घर में भेड़िया घुसाया और हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। बोलते बोलते मिसेस हेल इतनी उत्तेजित हो जाती हैं कि खुद को संभालना पड़ता है। फिर वह ठंडी आवाज में कहती हैं,
आज से हेल्स और स्टर्लिंग्स जन्म जन्म के दुश्मन हैं। मेरे पिता कोई जवाब नहीं देते, वो बस मुड़ते हैं और चले जाते हैं। और इस समय तक वनेसा पूरी तरह कोने में धकेली जा चुकी थी। एड्रियन, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। मेरे लिए 30 मिलियन डैमेजेस भर दो, मैं तुम्हें जल्दी ही पैसे लौटा दूंगी। मैं ठंडी आवाज में कहता हूँ, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, और तुम 30 मिलियन कमाकर मुझे लौटाओगी कहाँ से? सपने देखकर या धोखाधड़ी करके? वनेसा टूटने लगती है। ये तुम ही हो, ये सब तुम ही कर रहे हो। तुम अभी भी हार्ड टू गेट बनने का नाटक कर रहे हो, है ना? आखिर तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मैं उसकी ओर देखते हुए कहता हूँ, पिछली जिंदगी में तुम और ट्रिस्टन ने मिलकर स्टर्लिंग को शॉर्ट किया था और मेरे पूरे परिवार को मौत तक पहुंचा दिया था, और फिर भी तुम उम्मीद करती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? तभी पहली बार वनेसा को सब कुछ समझ में आने लगता है। मुझे तुम्हारी प्रतिक्रिया देखकर ही समझ आ गया था। कंपनी में तुम्हारे पहले ही दिन, तभी से मुझे पता था कि तुम भी रीबॉर्न हुई हो। फिर तो हमें और भी ज्यादा मिलकर काम करना चाहिए था। साथ मिलकर सब कुछ मिटा देते, पुरानी बातें भूल जाते और एक अच्छी जिंदगी साथ बिताते। ये सुनकर मैं सचमुच समझ नहीं पाता कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह संभव है? वनेसा जल्दी से कहती है, मैं गलत थी। ये सब ट्रिस्टान का विचार था और तुम भी रिबॉर्न हुए हो, है ना? चलो मान लेते हैं कि वह सब कभी हुआ ही नहीं। चलो फिर से शुरुआत करते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो बिल्कुल असंभव था। एड्रियन, मान लो पिछली जिंदगी में मैंने स्टर्लिंग को बर्बाद किया था, तो क्या हुआ? अभी तुम जिंदा और सुरक्षित हो, है ना? क्या हम बस उसे पीछे नहीं छोड़ सकते? मैं ठंडी निगाहों से उसे देखता हूँ। पीछे छोड़ दें वनेसा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें 10 जन्मों में भी पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। स्टर्लिंग्स के प्रति तुम्हारा कर्ज सिर्फ एक चलो फिर से शुरुआत करते हैं कह देने से खत्म नहीं हो जाएगा। आने वाले दिनों में तुम उसे थोड़ा थोड़ा करके चुकाओगी। प्रोजेक्ट रिव्यू का दिन आ जाता है और बियांका तथा मैं अंतिम लड़ाई की तैयारी करते हैं। सच कहूं तो मैं थोड़ा नर्वस हूँ, बियांका धीरे से कहती है। मैं उसे आश्वस्त करता हूँ, आराम से। पिछली जिंदगी में वनेसा ने तुम्हें दबा कर रखा था, इसीलिए नहीं कि तुम में क्षमता की कमी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पीछे स्टर्लिंग के रिसोर्सेज और कनेक्शंस खड़े थे। इस जिंदगी में वह सब नहीं है। बस वैसे ही प्रदर्शन करो जैसा तुम सामान्य रूप से करती हो। और सचमुच बियांका की प्रतिभा स्टर्लिंग के प्रपोजल को जजेस की सर्वसम्मत स्वीकृति दिला देती है। ठीक उसी समय हेल की प्रोजेक्ट डायरेक्टर वेनेसा अचानक अपनी सीट से खड़ी हो जाती है। पैनल मेंबर्स, प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले मैं कुछ सप्लीमेंट्री मटेरियल प्रस्तुत करना चाहती हूँ। वेनेसा वही योजना लागू कर रही थी जो ट्रिस्टन के अपंग होने से पहले तय की गई थी। यह स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और इस बिडिंग प्रोजेक्ट में उनके संभावित मिसकंडक्ट से संबंधित है। यहाँ संबंधित एविडेंस मौजूद है, कृपया पैनल मेंबर्स इसे देखें। उसके शब्दों से पूरे रूम में हलचल मच जाती है। डायरेक्टर कार्टर, आपके द्वारा प्रस्तुत सामग्री से संकेत मिलता है कि स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट ने क्वालिफिकेशन रिव्यू के दौरान ब्राइबरी की थी। क्या आप सुनिश्चित हैं कि यह एविडेंस कानूनी तरीके से प्राप्त किया गया है? वनेसा तुरंत जवाब देती है, बिल्कुल। सोर्स पूरी तरह कानूनी है। रिकॉर्डिंग उचित माध्यमों से प्राप्त की गई है। मैं डॉक्यूमेंट उठाकर उसमें दर्ज रिकॉर्डिंग पर नजर डालता हूँ। उसमें केवल मैं और बियांका पैनल के साथ संबंधों की स्थिति की पुष्टि कर रहे थे। डायरेक्टर कार्टर, आपके द्वारा प्रस्तुत एविडेंस वास्तव में असली है, लेकिन क्या आपने उसका एक हिस्सा छोड़ नहीं दिया? मैं पैनल की ओर मुड़ता हूँ। पैनल मेंबर्स, बियांका को पैनल चेयर के सामने रिकमेंड करने के बाद मैंने तुरंत एक और बात कही थी, लेकिन सब कुछ रिव्यू क्राइटेरिया के अनुसार ही होना चाहिए। मुझे बियांका की क्षमता पर पूरा विश्वास है। जब मैंने कहा था कि सब अरेंज हो गया है, मेरा मतलब था कि बियांका की डिग्री, सर्टिफिकेट्स, वर्क हिस्ट्री और प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस के नोटराइज्ड रिकॉर्ड्स पूरी तरह जमा कर दिए गए हैं। मैं आगे कहता हूँ, इन दोनों हिस्सों को जानबूझकर काट दिया गया, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और सिर्फ एक उद्देश्य से इस्तेमाल किया गया, यही रिव्यू के दौरान अराजकता फैलाने और प्रक्रिया को बाधित करने के लिए। तभी पैनल चेयर आगे आते हैं। मैं इसकी गवाही दे सकता हूँ। ये वह कंप्लीट रिकॉर्डिंग और ईमेल रिकॉर्ड है जब मिस्टर स्टर्लिंग ने बियांका की रिकमेंडेशन मुझे भेजी थी। पैनल मेंबर्स कृपया इसकी जांच कर सकते हैं। ये सुनते ही वनेसा का चेहरा तुरंत काला पड़ जाता है। यह असंभव है। तुमने ये सब कब तैयार किया? मैं शांत स्वर में कहता हूँ, जिस दिन तुमने स्टर्लिंग छोड़ा था उसी दिन से। वनेसा, क्या तुम्हें लगा कि मुझे पता नहीं था कि तुम हेल में शामिल हो गई हो? क्या तुम्हें लगा कि मुझे ट्रिस्टान का असली उद्देश्य नहीं पता था? क्या तुम्हें लगा कि मैं अंदाजा नहीं लगा सकता था कि रिव्यू के दौरान तुम कोई चाल चलोगी? मेरी आवाज और ठंडी हो जाती है। पिछली जिंदगी में तुमने इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करके स्टर्लिंग की फाइल्स चुराई और ट्रिस्टन को बिड जीतने में मदद की। इस जिंदगी में क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हें वही मौका दोबारा दूंगा? पैनल तुरंत फैसला सुनाता है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हेल ग्रुप ने रिव्यू के दौरान मलिशियसली
एडिटेड फॉल्स एविडेंस प्रस्तुत किया और प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित करने की कोशिश की। रिव्यू रूल्स के अनुसार मैं हेल ग्रुप को इस बिड से अयोग्य घोषित करता हूँ। कमर से नीचे लकवाग्रस्त ट्रिस्टन के पास एक असहज और शर्मनाक वापसी के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। जाते समय वनेसा मुझे घृणा और क्रोध से भरी नजर से देखती है। मैं उसकी ओर ध्यान तक नहीं देता। इसके बजाय मैं बियांका को संकेत देता हूं कि वह अंतिम डिफेंस प्रस्तुत करे। बियांका आत्मविश्वास से आगे बढ़ती है। धन्यवाद पैनल मेंबर्स। अब मैं औपचारिक रूप से स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का फाइनल प्रपोजल प्रस्तुत करूंगी। आखिर में बियांका स्टर्लिंग ग्रुप को भारी अंतर से बिड में पहला स्थान दिला देती है। वनेसा, पिछली जिंदगी में तुमने ये प्रोजेक्ट मेरे कनेक्शंस के दम पर जीता था। इस जिंदगी में कोई बैकरूम डील्स नहीं है। यहाँ सिर्फ मेरिट बोलता है। ये जीत पूरी तरह साफ और निष्पक्ष है। बिजनेस की दुनिया वास्तव में ऐसी ही होनी चाहिए। कुछ समय बाद वनेसा अपने कर्ज चुकाने का एक नया तरीका ढूंढ लेती है। मिस कार्टर, मैंने सुना है कि तुम पहले स्टर्लिंग में थीं। वह तो बहुत बड़ी कंपनी है। फिर तुम्हारी हालत ऐसी कैसे हो गई? वनेसा बनावटी मुस्कान के साथ कहती है। मिस्टर कैलवे, पुरानी बातों को छोड़ दीजिए। आपने जिस प्रोजेक्ट का जिक्र किया था, प्रोजेक्ट आसान है, आसान। लेकिन मिस कार्टर जैसी खूबसूरत महिला कोई भी प्रोजेक्ट हासिल कर सकती है। बस ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसे साथ निभाना आता है या नहीं। वनेसा अनिच्छा से ड्रिंक पी जाती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वह इसे और सहन नहीं कर पाती और घबरा कर वहां से निकल भागती है। जैसे ही वह बाहर आकर सांस ले रही होती है, उसकी नजर बियांका और मुझ पर पड़ती है, जो सामने वाले प्राइवेट रूम से बाहर निकल रहे होते हैं। तुम लोग मेरा पीछा कर रहे हो, लेकिन बियांका सिर्फ एक लंबी सांस छोड़ती है। तुम्हें सच में पहले किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वनेसा तुरंत भड़क उठती है। डॉक्टर को दिखाऊं? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है बियांका। तुमने मेरा प्रोजेक्ट चुरा लिया, तुमने मेरी जिंदगी चुरा ली। वह पागलों की तरह अपना बैग हमारी तरफ फेंक देती है, लेकिन हम आसानी से बच जाते हैं। शोर सुनकर आसपास के रूम से लोग बाहर झांकने लगते हैं। उनमें से किसी की नजर बियांका पर पड़ती है। बियांका, सच में बियांका, मैंने इन्हें फाइनेंस मैगजीन्स में देखा है। मिस बियांका, क्या हम एक फोटो ले सकते हैं? हमारी कंपनी में आपके बिजनेस केसेस पढ़ाए जाते हैं। देखते ही देखते बियांका बिजनेस वर्ल्ड के प्रशंसकों से घिर जाती है और सबका ध्यान उसी पर केंद्रित हो जाता है। ये दृश्य देखकर वनेसा को अपनी पिछली जिंदगी याद आ जाती है। इसमें ऐसा क्या खास है? ये बस प्रोजेक्ट्स ही तो चलाती है, जैसे और किसी ने कभी सफलता हासिल ही न की हो। हट जाओ सब। तभी लोगों का ध्यान वनेसा पर जाता है। ये कौन है? कोई पागल लगती है। ये सुनते ही वनेसा फिर से भड़क उठती है। मैं बिजनेस वर्ल्ड की लेजेंड हूँ, तुम सब कचरा हो। गुस्से में बेकाबू वनेसा को किसी ने धक्का दे दिया और वह जमीन पर गिर पड़ी। अपने सामने उस भीड़ को देखकर, जिसका वह अब हिस्सा नहीं रही थी, वनेसा के भीतर संघर्ष करने की आखिरी इच्छा भी खत्म हो जाती है। चलो, मैं कहता हूँ, क्लब स्टाफ इसे संभाल लेंगे। सब लोग चले जाते हैं और वनेसा अकेली वहीं बहुत देर तक बैठी रह जाती है। कुछ समय बाद मैं एक नर्सिंग होम पहुंचता हूँ। मिस्टर स्टर्लिंग, आप फिर मिस्टर हेल से मिलने आए हैं। मिस्टर हेल की रिकवरी हाल ही में काफी अच्छी रही है और उसका सबसे बड़ा कारण निश्चित रूप से आपकी व्यवस्था है। जैसे ही वार्ड का दरवाजा खुलता है, एक तेज बदबू बाहर फैल जाती है। ट्रिस्टन बिस्तर पर पड़ा है। बढ़ी हुई दाढ़ी और थके हुए चेहरे के साथ उसके पुराने व्यक्तित्व का कोई निशान नहीं बचा। माफ कीजिए मिस्टर स्टर्लिंग, पिछले कुछ दिनों से हम बहुत व्यस्त थे और मिस्टर हेल को नहला नहीं पाए। मैं अभी किसी को भेजता हूँ। मैं सिर हिलाता हूँ। कोई बात नहीं, मुझे पता है यहाँ आपके लिए भी हालात आसान नहीं है। डायरेक्टर राहत की सांस लेता है। मिस्टर स्टर्लिंग कितने वफादार और दयालु हैं। उनके अपने माता पिता भी अब उनसे मिलने नहीं आते। फिर भी मिस्टर स्टर्लिंग ने अपनी जेब से पैसे देकर उन्हें यहाँ रखा है। सचमुच एक जीवित संत। अंदर ही अंदर मुझे हंसी आती है। अगर मुझे यह न पता होता कि यह जगह सिर्फ पैसे लेती है और कुछ नहीं करती, सिर्फ इतना सुनिश्चित करती है कि आदमी जिंदा रहे, अच्छा नहीं जिए, तो मैं ट्रिस्टन को यहाँ क्यों भेजता? और एक दूसरे वार्ड में वनेसा पड़ी हुई है। मिस कार्टर अपने होम टाउन लौटने के बाद बिल्कुल अकेली रह गई थी। उनके पास कोई नहीं था। कुछ समय बाद वह गंभीर रूप से बीमार हो गईं और उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। जब उन्हें यहाँ लाया गया, तब तक बीमारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। डॉक्टर का कहना है कि उनके पास अब ज्यादा समय नहीं है। अलविदा वनेसा, पिछली जिंदगी में तुम स्टर्लिंग के बोर्ड रूम में खड़ी हुई थीं और मेरे माता पिता के सामने स्टर्लिंग की बैंक्रप्सी की घोषणा ऐसे की थी जैसे कोई वसीयत पढ़ रही हो। तुमने कहा था, बिजनेस में प्यार नहीं होता, सिर्फ प्रॉफिट होता है। इस जिंदगी में प्रॉफिट खत्म हो चुका है, प्यार भी चला गया है और अब तुम्हारे पास सिर्फ ये हॉस्पिटल वार्ड बचा है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुम्हारे हिस्से में बस यही आना चाहिए था। 1 महीने बाद बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड्स में होस्ट मंच पर आता है। अब हम इस वर्ष की शीर्ष बिजनेस लीडर मिस बियांका को मंच पर आमंत्रित करते हैं। जोरदार तालियों के बीच बियांका मंच पर पहुंचती है। जजेस का धन्यवाद, मेरी टीम का धन्यवाद और मेरे पार्टनर का धन्यवाद। वह कुछ क्षण रुकती है। मैं अपने पार्टनर मिस्टर एड्रियन स्टर्लिंग से मुझसे शादी करने का अनुरोध करना चाहती हूँ। पूरा हॉल एक पल के लिए स्तब्ध रह जाता है।
अगले ही क्षण बियांका तेज कदमों से मेरी ओर बढ़ती है, जबकि मैं पूरी तरह चौंका हुआ खड़ा रहता हूँ। फिर वह मुस्कुराकर धीरे से कहती है, आज रात मर्जर प्रपोजल पर चर्चा करते हैं।